बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 29 जुलाई 2022 है, दिन है जी फ्राइडे, जुमातुल मुबारक का 155वां रोज़ था आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। एक तो गुज़िश्ता वीडियो में 154वें रोज़ की जो वीडियो है उसमें मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी कि फुटबॉल ग्राउंड के अंदर किस तरह से व्लादिमीर पुतिन के नारे लगाए गए। वो इस्तांबुल का शहर था तुर्की का, और तुर्की और यूक्रेन की टीमों के दरमियान मैच था, जहां पर तुर्की का जो क्राउड है, जो फैंस थे तुर्की की टीम के, उन्होंने ये नारे लगाए थे व्लादिमीर पुतिन। हज़ारों थे, हज़ारों का मजमा था, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर दिया है। वो जो फुटबॉल लीग है वहाँ पर उनकी जानिब से आगाज़ किया गया है और ये कहा गया कि नारे क्यों लगाए गए। मैं आपको ये बता दूं कि एक डेढ़ महीना पहले इसी तरह के नारे लगाए गए थे रशिया के खिलाफ। जो रशिया और यूक्रेन का मैच हो रहा था उसमें रशिया के खिलाफ नारे लगाए गए थे। तो रशियन ऑफिशियल्स ने ये कहा कि उनके खिलाफ क्या आपने इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की। इनके खिलाफ अगर आप इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहे हैं तो फिर उस इंसिडेंट के अंदर भी उस क्राउड के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जानी चाहिए थी। ये जो बायसनेस है, जो व्लादिमीर पुतिन को विलन के रोल में पेश किया जाता है यूरोप और वेस्ट की जानिब से, यूरोपियन मीडिया और वेस्टर्न मीडिया, इतनी खबर वो नहीं उछाली गई जितनी ये खबर इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों ने ये खबर जितनी ज़्यादा ग्रैब की। और अब इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है इस मजमे के खिलाफ, इस क्राउड के खिलाफ। ये मुमकिन तो नहीं लगता, लेकिन बहरहाल एक इनिशिएटिव लिया गया है जो लीग है फुटबॉल की उसकी जानिब से कि इस क्राउड की एक तो उन्होंने मजम्मत की और ये कहा कि आपने बहुत गलत किया और फिर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। दूसरा मैं आपको बता दूं, ग्रेन के एक्सपोर्ट का जो मामला है, जो तुर्की और यूनाइटेड नेशंस की सालिसी में एक माहिदा तय पाया था, तो आज यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने कहा कि बिल्कुल हम तैयार हैं। 16 कश्तियाँ वो भर चुकी हैं, 580 टन उसमें गंदम भरी जा चुकी है और वो ऑल सेट है, रेडी टू गो हैं वो कश्तियाँ, और वो निकल जाएंगी आने वाले चंद घंटों में ओडेसा की जो पोर्ट है वहाँ से। यानी कि ग्रेन की एक्सपोर्ट का प्रोसेस बाकायदा तौर पर चंद घंटों के बाद स्टार्ट कर दिया जाएगा। हालांकि मिकोलाइव का जो इलाका है या यूक्रेन के जो दीगर इलाके हैं, ईस्टर्न यूक्रेन हो, सदर्न यूक्रेन हो, सेंट्रल यूक्रेनियन सिटीज़ हों, वहाँ पर बमबारी भी जारी है, लड़ाई भी जारी है, झड़पें भी जारी हैं। स्पेशली जो कंसर्न्स हैं वो हैं ओडेसा के जो पड़ोस में शहर है, जो नेक्स्ट सिटी है ओडेसा का, मिकोलाइव का इलाका, वहाँ पर भी लड़ाई जारी है। ना सिर्फ ये बल्कि मोल्दोवा, ओडेसा जो शहर है यूक्रेन का, उसके साथ मोल्दोवा स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक सेपरेट, एक डिफरेंट कंट्री है, जो कि ना यूरोपियन यूनियन का मेंबर है ना ही नेटो का मेंबर है। मोल्दोवा को 100 से ज़्यादा थ्रेट्स मिले हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया, मैंने आपको गुज़िश्ता कई वीडियोस में बताया कि ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्दोवा का इलाका है। ट्रांसनिस्ट्रिया के अंदर एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट मौजूद है, वहाँ पर रशियन सेपरेटिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते ही कहा था कि हम अभी भी रशिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। तो ट्रांसनिस्ट्रिया को 5 जुलाई को 50 थ्रेट्स मिले थे कि हम फलां ऑफिशियल बिल्डिंग जो है वो उड़ा देंगे। 5 जुलाई के बाद से आज तक, आज 29 जुलाई है और आज तक मोल्दोवा ने बताया कि हमें मज़ीद 100 थ्रेट्स मिल चुके हैं कि हम फलां बिल्डिंग को इस दिन इस टाइम उड़ा देंगे। यानी कि 150 थ्रेट्स जो हैं वो मोल्दोवा को मिल चुके हैं, क्योंकि जंग बिल्कुल मोल्दोवा के बॉर्डर के करीब आ चुकी है। यानी कि ओडेसा पर जब गुज़िश्ता दिनों हमला हुआ था तो मोल्दोवा तक उसकी जो टेंशन्स हैं वो पहुंची थी। और जब इस तरह के थ्रेट्स आपको मिलने लगे, आपके डोर पर एक जंग लड़ी जा रही हो, जो इतनी बड़ी जंग हो जो कि वर्ल्ड वॉर 3 में भी कन्वर्ट हो सकती है, तो फिर इस तरह के थ्रेट्स जब आपको मिलते हैं तो फिर वो आपके मुल्क में जो हालत होती है, जो टेंशन्स होती हैं, वो हाई हो जाती हैं। और अल्टीमेटली ओडेसा के बाद ये ऑपरेशन जो है रशिया का, ये ट्रांसनिस्ट्रिया तक जाना ही जाना है, जो कि मोल्दोवा का इलाका है। और फिर मोल्दोवा जो है उसने पहले स्टेटमेंट जारी कर रखी है कि अगर ट्रांसनिस्ट्रिया तक, यानी कि हमारे इलाके तक ये ऑपरेशन के जंग आता है तो फिर हम जाहिर है जो भी हमारी कैपेबिलिटी है, जो भी कैपेसिटी है, हम रिटेलिएट करेंगे, अपने इलाके को बचाने की कोशिश करेंगे। मोल्दोवा की सरबराह ने अपनी एक स्टेटमेंट में ये बयान जारी किया था। अब मोल्दोवा से इस साइड पर आ जाएं, जो ईस्टर्न यूक्रेन है, जो डोनेट्स्क का इलाका है, डॉनबास रीजन के अंदर जो डोनेट्स्क का रीजन है,
वहाँ पर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है, बहुत ज़्यादा शेलिंग, झड़पें, स्ट्रीट फाइट, इवन के स्ट्रीट फाइट भी चल रही है। रिपोर्ट हो रही है कि यूक्रेन और रशिया के फाइटर्स जो हैं फौजी वो आपस में लड़ रहे हैं। इस दौरान हुआ क्या, इस दौरान एक स्टेटमेंट सामने आती है जो सेपरेटिस्ट हैं डोनेट्स्क के, उनकी जानिब से, और फिर मॉस्को के ऑफिशियल्स, क्रेमलिन की जानिब से भी वही स्टेटमेंट सामने आती है कि यूक्रेन के हमले में 40 POWs जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं वो मारे गए। सेपरेटिस्ट ने और रशिया ने ये कहा कि यूक्रेन ने हमला किया डोनेट्स्क पर और उस हमले के नतीजे में 40 के करीब जो कैदी हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, जंगी कैदी, वो मारे गए हैं और वो कैदी थे यूक्रेन के। यूक्रेन ने यानी कि अपने कैदियों को निशाना बना दिया, अपनी ही शेलिंग का, अपने ही जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं उनका निशाना बना दिया। चंद घंटों के बाद यूक्रेन की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि रशिया ने इन्हें मारा है और फिर इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा दिया, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। इवन के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तक रुजू कर लिया है यूक्रेन ने कि हमारे जो 40 कैदी मारे गए जो कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं और इनका तबादला किया जाता है दो ममालिक के दरमियान अगर जंग हो रही हो। तो यूक्रेन ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, रशिया पर इल्ज़ाम आयद किया कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जा रही है। तो इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है वो फैसला करे कि ये कैदी किसने मारे हैं। अब यूक्रेन के ही एक ऑफिशियल ने ये स्टेटमेंट जारी की। यूक्रेन के ऑफिशियल ने कहा कि अगर आपको जो हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम अगर मिल गया तो उसको अंधाधुंध आपने फायर नहीं करना, थोड़ा सा निशाना बांध कर देख कर कि किस टारगेट को आप निशाना बना रहे हैं। अगर आपको वो कहते हैं ना फ्री का माल है तो फिर इसी तरह इस्तेमाल करना है। यूक्रेन ने अंधाधुंध फायरिंग की जाती है यूक्रेन की जानिब से। जब से यूक्रेन के पास ये हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम आया है तो फिर इस ऑफिशियल की स्टेटमेंट को रशिया ने कोट किया, RT ने रिपोर्ट किया और ये कहा कि खुद यूक्रेन का ऑफिशियल ये एडमिट कर रहा है कि हम अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं, बगैर निशाना बांधे, अपने टारगेट को बगैर देखे जांचे हम निशाना ले रहे हैं अंधाधुंध। तो फिर ये जो 40 कैदी थे, जंगी कैदी, ये यूक्रेन ने ही मारे हैं। अगर इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट जो है वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है तो वो इन्वेस्टिगेशन कर ले। क्रेमलिन के तर्जमान की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई जब यूक्रेन ने इंटरनेशनल कोर्ट से रजू किया। और दूसरी जानिब जो अमेरिका के कैदी हैं, अमेरिका ने, एंटनी ब्लिंकन ने ये एक स्टेटमेंट जारी की थी कि वो रशिया से राबता करना चाहते हैं। जो बास्केटबॉल प्लेयर है ब्रिटनी ग्राइनर, उसके तबादले के लिए, और एक और कैदी है अमेरिका का, उसके तबादले के लिए राबता करना चाहते हैं सर्गे लैवरोव से। तो रशिया की जानिब से कोई जवाब नहीं आ रहा था। तो सर्गे लैवरोव ने अब जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि एंटनी ब्लिंकन की ये ऑफ़र हमें मंजूर है, जो उन्होंने कहा है कि वो प्रिजनर्स का तबादला करना चाहते हैं। तो एक कॉल स्केड्यूल की जाएगी एंटनी ब्लिंकन और सर्गे लैवरोव के दरमियान और कैदियों के तबादले पर बात की जाएगी। दूसरी जानिब इमैनुअल मैक्रोन ने MBS जो मोहम्मद बिन सलमान हैं उनसे गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि आप थोड़ा सा किरदार अदा करें। किस चीज़ के लिए? सालिसी के लिए नहीं, बल्कि जो एनर्जी के क्राइसिस हैं उनको टैकल करने के लिए, जो ऑयल की प्रोडक्शन है उसमें इजाफा करने के लिए इमैनुअल मैक्रोन ने दूसरी कोशिश की। पहली कोशिश जो बाइडन खुद जाकर अपनी बेइज्जती करवा चुके हैं और वहाँ से जवाब जो है वो सफ़ेद मिला था जो बाइडन को। तो अब इमैनुअल मैक्रोन ने ये कोशिश दोबारा से की है MBS को, मोहम्मद बिन सलमान को। उन्होंने कहा है कि आप ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा करें ताकि इन मसाइल से, जिन मसाइल में यूरोप घिरता हुआ दिखाई दे रहा है, एनर्जी क्राइसिस, उनको हम टैकल कर सकें। इमैनुअल मैक्रोन ने MBS से ये मुतालबा किया, ये दरख्वास्त की, बातचीत की कोशिश के लिए MBS से ये कहा जा रहा था। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहे थे कि इमैनुअल मैक्रोन फिर सालिसी की कोशिश लेकर आएंगे और यूरोप को इस दलदल से निकालने की कोशिश करेंगे MBS को साथ मिलाकर। लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं की इमैनुअल मैक्रोन और MBS ने, और ना ही तुर्की की जानिब से कोई बात की जा रही है। तुर्की जो है, तैयब उर्दवान जो हैं वो कमिटेड हैं, वो कहते हैं कि पीस टॉक्स तक ये मामलात मैं लेकर जाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल तुर्की मसरूफ़ है ग्रेन की एक्सपोर्ट की। जो पहली शिपमेंट है, जो 16 कश्तियाँ तैयार हैं टनों वज़नी गंदम लेकर, उनकी अमन अमान के साथ दूसरे ममालिक मुंतकिली हो जाए, उस पर फोकस है तुर्की का। और वो इम्पॉर्टेंट स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर करना थी, इस वीडियो में मैं शामिल नहीं कर सकता। इंशाल्लाह सुबह वो स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें ओडेसा का मामला भी शामिल है, ट्रांसनिस्ट्रिया का मामला भी शामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, अगली वीडियो में आपके सामने रख दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।